शादी से पहले सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक परफेक्ट पिक्चर चल रही होती है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं? ऑर्डर मत करो, उठो और खुद काम करो। जितना एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ सामने से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो नेम नंबर आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज करने की ताकत रखता है। शादी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मूलांक और भाग्यांक के थ्रू बताई जा रही है ना, ये आपकी लकी रेट है, ये आपकी अनलकी रेट। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड कि हमारे पार्टनर का मिलना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन 8 नंबर वाले लोग आपके साथ अनकम्पैटिबल हमेशा रहेंगे। आपका सोचने का तरीका और 8 नंबर वालों के सोचने का तरीका, हम परेशान भी होंगे लेकिन तभी भी साथ में रह लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी डिवोर्स होते हैं। शादी से पहले सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक परफेक्ट पिक्चर चल रही होती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं और इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, क्यों एक जो पहले ईज था, पहले रिलेशनशिप में हार्मनी थी, अब क्यों इतना कन्फ्लिक्ट्स होते जा रहे हैं। तो इनके रीजंस कहीं ना कहीं हमारी न्यूमरोलॉजी में, हमारे नंबर्स में भी छुपा है। जब हम शादी करते हैं तो हमारे नंबर्स भी चेंज होते हैं क्या? आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि अगर दोनों पार्टनर्स के नंबर क्लैश कर रहे हों तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत कुछ जानेंगे कि रिलेशनशिप में नंबर्स कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। एक रोज़मेरी लाइफ से आपकी एक हर्डल वाली लाइफ को या अलग अलग जर्नीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इन्हीं सब को डिकोड करने के लिए आज वापस से जुड़े हैं हम अनुरंजनी जी के साथ। तो चलिए जानते हैं मैम से कि शादी के बाद कैसे कैसे न्यूमरोलॉजी रोल प्ले करती है और क्या हमें वो इफ़ेक्ट्स देखने को कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं जय बहुत श्री अच्छी राम। हूँ। तो मैम, जब हम शादी की बात करते हैं तो शादी में न्यूमरोलॉजी या नंबर्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीरियसली में, क्योंकि शादी सबसे पहली चीज़ जो है ना, जो सबसे पहला नाम है शादी का, ऑल्टरनेटिव नाम में कहते हैं कंपैटिबिलिटी। कि अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है ना सामने वाले व्यक्ति के साथ, तो कुछ भी कह लो, वो टेस्ट आपको कड़वा ही आने वाला है। अच्छा। तो वो टेस्ट लेस हो जाती है एट टाइम्स अगर आपको सामने वाले की विचारधारा और आपकी विचारधारा मैच ना करे, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि जितना एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ सामने से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको लगता है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके नंबर्स और सामने वाले व्यक्ति के नंबर्स कितने अलाइनमेंट में हैं। एंड इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द कंपैटिबिलिटी, द अलाइनमेंट बिटवीन द टू पीपल्स बिफोर दे आर गेटिंग मैरिड। ओके। तो मैम, जब हम शादी की बात करते हैं, शादी से पहले भी कुछ लोग पहले मिलते भी हैं, एक दूसरे को जानते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब तो एक रोज़ी पिक्चर होती है उनकी लाइफ में। सब कुछ बहुत ईज है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों के रिलेशनशिप भी अच्छे चल रहे हैं। बट शादी के बाद ही वो सडन चेंज कैसे आ जाता है? क्या सिर्फ एक सरनेम चेंज होना वाइब्रेशंस को अलग कर देता है? बिल्कुल 100%। देखो ना, आपका सरनेम चेंज हुआ और आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा कि नेम नंबर्स मैटर्स अ लॉट इन योर लाइफ। ओके। ठीक है, तो जैसे ही आपका सरनेम चेंज हुआ, आपका नेम नंबर चेंज हो गया। करेक्ट। आपको पता है, ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, ये इंसान की प्रकृति बदल कर रख देता है। अच्छा। आपने कई बार देखा होगा, आप बोलोगे कि यार ये लड़का शादी से पहले तो इतना सीधा था, इतना एकदम चुपचाप रहता था, कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था, और शादी के बाद इसमें कौन सी ऐसी हवा भर गई है। और लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है। कई बार हम देखते हैं कि यार लड़की शादी से पहले तो एकदम बहुत ही सिंपल, सोबर, कम बोलने वाली, और शादी के बाद वो एकदम लड़ाकू बन गई है। कई बार होता है, कई बार आप ऐसे सिचुएशन दोनों तरफ से देखेंगे। तो नेम नंबर आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज करने की ताकत रखता है। अच्छा। आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपका स्वभाव, हर चीज नेम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब सरनेम चेंज होता है लड़की का, तो ऑब्वियस ही बात है, आप देखते हो कि लड़कियों में ज़्यादा बदलाव आते हैं इन कंपैरिजन टू लड़के। मैंने ऑल्दो यहाँ पर इक्वालिटी रखने के लिए लड़कों का भी एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उनके पैटर्न्स चेंज होते हैं, लेकिन लड़कियाँ कंप्लीटली चेंज होती हैं। और आप ये बात देख लेना
कि शादी के पहले वाली लड़की और शादी के बाद वाली लड़की, चाहे वो आपकी अपनी कोई रिलेटिव क्यों ना हो, उसके अंदर कंप्लीटली चेंज आता है। क्यों? क्योंकि तो उसका तो सरनेम बदल गया, उसके रहने की जगह बदल गई, उसका हाउस नंबर बदल गया, उसका हर चीज बदल गई। तो ऑब्वियस ही बात है उसका कैरेक्टर भी में चेंज आएगा ही आएगा, उसके प्रकृति में चेंज आ ही जाएगा। इनफैक्ट उसके करियर में चेंज आता है। सबसे ज्यादा चेंज किसके करियर में आता है शादी के बाद? लड़कियों के करियर में। बिल्कुल सही। तो मैम ये हाउस नंबर तक मैटर करता है न्यूमरोलॉजी में? एग्जैक्टली। आप किस घर में रह रहे हो, उस घर की एनर्जीज कैसी हैं, ये मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, बार बार बोलूँगी और हमेशा बोलती रहूँगी जब तक जीवन में, जब तक बोलूँगी ना तब तक एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि एनर्जी इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, एनर्जी हर चीज़ है। एनर्जी के अलावा कुछ भी सच नहीं है इस दुनिया में। आपकी एनर्जी है, मेरी एनर्जी है, और हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। और पैसा कमाने की भी एक एनर्जी है, हमारे रिलेशनशिप में खुश होने की एनर्जी है, लड़ने की एनर्जी है, हमारी हेल्थ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। तो जब हम किसी नए घर में जाते हैं, उसकी एनर्जी हमको इम्पैक्ट करती है। ये तो आप सारी बात छोड़ दो, आप शादी की बात करो, मैं आपको बोलती हूँ जब आप घर बदलते हो तो आपकी लाइफ चेंज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। घर बदलते हो, उसका वास्तु क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका हर चीज़ डिपेंड करती है। तो लड़कियों की लाइफ में इसलिए ज़्यादा चेंज आता है क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों का सरनेम चेंज हो जाता है, तो उनका नेम की एनर्जी बदल गई। ठीक है, उनका घर चेंज हो गया तो उनकी घर वाली एनर्जी भी बदल गई। तो इस वजह से लड़कियों में बहुत ज़्यादा उनका काया पलट हो जाता है शादी के बाद। अब वो काया पलट अच्छी तरफ भी होता है और कई बार खराब तरफ भी होता है। बिल्कुल सही। तो मैम मोस्टली ना आजकल जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि लड़कियां अपने मायके का, अपने घर का सरनेम भी यूज़ करती हैं और जो आपके इन लॉज हैं उनका भी। तो क्या इसका भी इम्पैक्ट अलग आता है या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे चेंज होना इतना ही मैटर करता है? देखो एक चीज़ है, मैं फिर बोल रही हूँ ना, आप अपना नाम XYZ रख लो, फर्क नहीं पड़ता मुझे कि आप क्या रख रहे हो। आपने शादी से पहले वाला सरनेम यूज़ कर रहे हो, शादी के बाद वाला सरनेम यूज़ कर रहे हो, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं नंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ केवल। अगर वो नंबर्स, अगर आपके शादी के पहले वाले जो नंबर्स थे, सरनेम के जो पहले वाले नंबर्स थे, वो आपको सूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी शादी के पहले वाली लाइफ बढ़िया होगी। और अगर आपके शादी के बाद वाले जो नंबर्स हैं, बाद वाला जो सरनेम है, वो आपको सूट करे तो आपकी शादी के बाद वाली लाइफ बढ़िया होगी। और अगर वो दोनों को मिलाकर आपने रख लिया, मैं सिर्फ सिंपल टोटल की बात कर रही हूँ, अगर उसका टोटल अच्छा आ रहा है तो आपकी लाइफ बढ़िया है, उसका टोटल नेगेटिव आ रहा है आपके लिए तो आपकी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको फील होंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या रखा है क्या नहीं रखा है, ये तो डिपेंड करता है उस टोटल के ऊपर। जैसे कि हम अगर देखें कि एग्जांपल लूँ मैं, जया भादुरी और जया बच्चन दोनों एक ही है ना। जया भादुरी, शादी से पहले जया भादुरी जो सम टोटल बनता था वो उनके प्लानिटरी अलाइनमेंट के साथ, करियर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप उनकी शादी से पहले का करियर उठाकर देखो कितनी हिट्स दी हैं। आई थिंक वो अमिताभ बच्चन से ज़्यादा बड़ी एक्ट्रेस थी शादी से पहले, और शादी के बाद जब नाम चेंज हुआ जया बच्चन हो गया, तो वो जो टोटल बनता है ना, जया बच्चन का जो टोटल बनता है, वो कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए उतना सूटेबल नहीं है। तो आप देखोगे कि उनका शादी के बाद उनका करियर डाउन गया। तो सिंपल है, टू बी वेरी प्रिसाइज। अब वो चाहे मैं आपको बोलूँ वो जया बहादुरी बच्चन रखती अपना नाम, अगर उस पूरे नाम का सम टोटल उनके करियर के लिए अच्छा होता तो करियर अच्छा रहता, अगर करियर के लिए अच्छा नहीं होता तो करियर अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पर ये कहना कि नहीं शादी के पहले वाला सरनेम ज़्यादा अच्छा है या शादी के बाद वाला सरनेम ज़्यादा अच्छा है या दोनों मिला के रख लो तो ज़्यादा अच्छा है, ये एक रैंडम बात होगी। बात साइंटिफिकली प्रैक्टिकली जो है वो ये है कि सम टोटल आपके प्लैनेटरी अलाइनमेंट के साथ है या नहीं है। तो मैम शादी के बाद समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि कन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं, हर चीज़ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकली एस्पेक्ट से देखें तो क्या चेंजेस हैं? देखो मैंने आई थिंक एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है इस बात के ऊपर कि किस तरीके से आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ। ओके। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आपका मूलांक कंपैटिबल हो। जैसे कि अगर आप मूलांक 1 की हैं और कोई व्यक्ति मूलांक 8 वाला है और दोनों को एक साथ रख दिया जाए, दोनों की शादी करा दी जाए,
तो संभावनाएं हैं कि आपस में बनेगी नहीं। मैंने फिर कहा संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके आगे भी स्टेप्स हैं। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, देखो आप एक नंबर है, आपकी सोच, आपकी विचारधारा 8 अंक से नहीं मिलेगी, 8 अंक वाले व्यक्ति से नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आपका सोचना अलग होगा। आपका सोचना है कि लोगों को मेरी बात माननी चाहिए, लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए, जो मैं कह रही हूँ मैं बहुत ही सही तरीके से कह रही हूँ, और लोगों को मेरे लिए कुछ काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक नंबर वाले में ये धारणा होती है कि मैं, वो ऑर्डरिंग नेचर में आ जाता है, वो उनकी बातों में ही कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, ऑर्डर करना है। ठीक है, 8 वाला क्या कहता है, ऑर्डर मत करो, उठो और खुद काम करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 की प्रकृति वो है, 8 की प्रकृति है मेहनत करना है, बिल्कुल नीचे वाले व्यक्ति को भी उठाकर अपने साथ रखने की कैपेबिलिटी रखता है। एक नंबर वाला बोलता है मैं राजा हूँ, मुझे एक स्पेस चाहिए अपना, मेरा खुद का एक प्राइवेट स्पेस चाहिए मुझे, आई कांट बी इन द कॉमन पीपल। 8 बड़ा कॉमन है, 8 बड़ा कॉमन पीपल है, वो बड़ा ग्राउंडेड है। मैं ये अब यहाँ पर हो सकता है मैं साउंड कर रही हूँ कि एक नंबर वाले को मैं एरोगेंट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। तो क्या होता है, कई बार उन दोनों का विचारधारा नहीं मिलती है, और जब दो लोगों की विचारधारा नहीं मिलती ना, तो कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने लग जाते हैं। बात ये नहीं है कि एक गलत है दूसरा सही है, दूसरा गलत है पहला सही है, बस दोनों का विचारधारा अलग अलग है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से कई बार कंपैटिबिलिटी नहीं होती। या फिर 3 और 6 वाले को ले लो आप, मूलांक 3 मूलांक 6, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती। अब बात सही गलत की नहीं हो रही है, बात सिंपली इतनी हो रही है, दोनों की विचारधारा नहीं मिलेगी। उसके बाद चलो ये एक बार को हम नहीं मिलता, तो स्टेप 2 के बारे में बात करें। अब स्टेप 2 के बारे में हम बात करें, चलो ठीक है नहीं मिल रहा, एक पॉइंट पर कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन स्टेप 2 जो मैंने इसको मैंने कंप्लीटली डिटेल में लिख लिख के भी सिखाया है। अगर आप मैरिज कंपैटिबिलिटी बाय रंजनी गुप्ता डालेंगे तो आई थिंक आपको आराम से मिल भी जाएगी वो वीडियो, कि आप लोशो ग्रिड बनाइए दोनों लोगों का। अगर दोनों लोगों के जो मिसिंग नंबर्स हैं वो एक दूसरे से पूरे हो रहे हैं, और वो पूरे होने के बाद एरोज क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 और 8 वाले की भी बन जाएगी, कहीं ना कहीं 3 और 6 वाले की भी बन जाएगी। कि ठीक है आपकी विचारधारा अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में कुछ ऐसी क्वालिटीज जरूर मिल जाएंगी आपको जो कॉमन ग्राउंड पे बात कर सके। हाँ, जो कॉमन ग्राउंड में बात कर सके, या फिर एक दूसरे को समझ सके कि ठीक है आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। कहते ना कि ठीक है हम दोनों की बन नहीं रही है, हम दोनों का विचारधारा सेम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से हम एक दूसरे के साथ हैं। हमें एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, ज़रूरत महसूस होती है अंदर से। बस आप शायद उसको वर्बली ना बता पाओ, लेकिन आपको ज़रूरत महसूस होती है। कई बार आप ऐसे लोगों को देखोगे, सुपरफिशली आपको दिखाई दे रहा है ये इसका मूलांक 1 है, इसके हस्बैंड का मूलांक 8 है, दोनों में नहीं बननी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग साथ में हैं और खुश हैं। ठीक है, दोनों की कंपैटिबिलिटी मतलब दोनों की विचारधारा सेम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट है, दोनों को एक दूसरे के लिए ये है कि नहीं, ही हैज़ समथिंग और शी हैज़ समथिंग जो अच्छा लगता है। वो अच्छा पता है क्या लग रहा होता है, क्योंकि दोनों के लोशो ग्रिड में बहुत सारे ऐसे मिसिंग नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे के वो पूरे कर रहे होते हैं। कि जैसे लड़के के पास 5 नहीं है, लड़की के पास 5 है, लड़के के पास 6 नहीं है, लड़की के पास 6 है। ठीक है, लड़के के पास 4 है, लड़की के पास 4 नहीं है, तो जो उसके पास अंक नहीं है वो लड़के के पास है, जो लड़के के पास नहीं है वो लड़की के पास है। और ये जो मिसिंग नंबर्स हैं एक दूसरे के पूरे होने के साथ साथ एरो क्रिएट्स कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेप 1 चाहे आपका नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सामने वाला अच्छी ज़िंदगी जीता हुआ दिखाई दे जाएगा, कंपैटिबिलिटी उसके बावजूद दिखाई दे जाएगी। ओके। तो ये डिपेंड करता है, ये ना हमको जब हम देखते हैं ना इन डेप्थ जाकर, तो हमें समझ में आता है कि ओके अभी अगर एक इन जनरल बात कहें कि 3 और 6 वाले की नहीं बनेगी, हाँ नहीं बनेगी, लेकिन कई बार आप 3 और 6 वालों को भी देखेंगे कि अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैम क्या शादी एक नई कार्मिक साइकिल को भी क्रिएट करती है? बट ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है शादी ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा कार्मिक साइकिल स्टार्ट करती है आपका। अच्छा। एक बच्चे का जन्म और एक आपकी शादी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास्ट लाइफ से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं।
आपको लगता होगा, अब मान लो आपने अरेंज मैरिज किया है या लव मैरिज किया है, कुछ भी, आपको लगता होगा कि आपने उस पार्टनर को चुना है, या अरेंज मैरिज किया तो आपके घर वालों ने आपके लिए उस पार्टनर को चुना है। हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति आपकी पास्ट लाइफ से उठ के आता है आपके सामने। अच्छा। चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, चाहे आपकी लव मैरिज है। हमारे सबसे ज़्यादा कार्मिक पैटर्न्स जुड़े होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, सबसे ज़्यादा कार्मिक पैटर्न्स। और ये कंप्लीटली हम जितना मर्जी चाह लें कि चीज़ें हमारे हिसाब से हों, वो हमारे हिसाब से कभी नहीं होती हैं। वो सब हमें लग रहा होता है कि ये जो व्यक्ति है ना, इसको हम अपने हिसाब से चलाएंगे, ये हमारे हिसाब से चलेगा, हमारी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, नॉल सब है। तो बेसिकली आपकी शादी और आपका बच्चा दोनों आपके पास्ट लाइफ से उठ कर आते हैं, ठीक है। ऑल्दो हर कोई व्यक्ति जो भी हमारे आसपास है, सब लोग कहीं ना कहीं हमारे कुछ कर्म उनसे जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में दोबारा आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कार्मिक पैटर्न हमारा जुड़ा होता है ना, और कार्मिक पैटर्न खराब नहीं होता, अच्छा भी होता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, कई बार ये टर्म ऐसे यूज की जा रही है, कार्मिक पैटर्न्स हैं जी, क्या करेंगे एंड ऑल। कार्मिक पैटर्न्स का मतलब अच्छा भी होता है कि आपने किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा किया था और किसी को आपका कर्जा उतारना था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपका बच्चा बनकर आया और आपकी बहुत सेवा की पूरी लाइफ, उसने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी बिताई और आपको रीपे करने की कोशिश की। उसी तरीके से आप कई बार देखेंगे दोनों लोगों में से, हस्बैंड वाइफ में से, एक बंदा डोमिनेट करता है और एक बंदा डोमिनेट होता है। इसका सिंपल रीज़न होता है, सिंपली पिछले लाइफ में आपने उल्टा किया था, अब की बार उल्टा हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह से कार्मिक साइकिल्स आपके सामने आते हैं, बैड कार्मिक साइकिल्स आपके सामने आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ठीक है, अब की बार जो हो रहा है वो पिछली बार का रीपे कर रहे हैं हम, अब की बार माफ़ करो, नेक्स्ट टाइम मत मिलना भैया, अगर बैड कार्मिक साइकिल है तो मैम, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया भी था कि करियर पे भी इफ़ेक्ट आता है जब हम शादी कर लेते हैं, तो क्या शादी के बाद करियर स्लो हो जाता है? करियर स्लो होने के चांसेस भी बन सकते हैं और करियर बहुत अच्छा होने के चांसेस भी बन सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी बताती है। न्यूमरोलॉजी बताती है। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अगर एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी देखा जाए तो भी वहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्शन बनाएगा, या कई बार देखते हो आप 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठ गया, तो वहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुली सामने वाले का राइज देखने को मिलता है, उसका भाग्य में वृद्धि होती है। आपका जो बेसिकली वीनस है वो वीनस की ही राशि में बैठा है, या वीनस पावरफुल वीनस है जो कनेक्शन बना रहा है 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ, तो भी आपको अपने फाइनेंस में वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए, या 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए, तो डिससेटिस्फेक्शन, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करियर में। और दूसरा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका नाम, और वो लड़कियों के केस में होता है जनरली ना, लड़कों के केस में आप सिर्फ प्लैनेट्स देख कर बोल सकते हो कि आपकी वृद्धि होगी या फिर आपका डाउनफॉल होगा, लेकिन लड़कियों के केस में प्लैनेट्स प्लस उनका नाम, क्योंकि लड़कों का नाम तो चेंज होता नहीं है, लड़कियों का नाम चेंज हो जाता है, इस वजह से। ओके, तो मैम समटाइम्स ना जो आजकल बहुत कॉमन पैटर्न नोटिस किया जा रहा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लैशेस में बदलती हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी हमें ये भी सिखाती है, ये भी दिखाती है? बिल्कुल दिखाती है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर सामने दोनों का लोशो ग्रिड बनाए, अगर दोनों के लोशो ग्रिड में जो मिसिंग नंबर्स हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अगर एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस होंगे ही होंगे। अच्छा, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी लास्ट क्लास में अपनी, मैं दिखा रही थी कि एक व्यक्ति है जिसका ड्राइवर नंबर 1 है और दूसरा व्यक्ति जिसका ड्राइवर नंबर 9 है। दोनों का कोई मिसिंग नंबर एक दूसरे में, मतलब इसके भी वो नंबर मिसिंग है, सेम नंबर मिसिंग है इस वाले पर्सन के भी, और इस वाले पर्सन के भी वो सेम नंबर मिसिंग्स है। कोई एक दूसरे को आपस में पूरा नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों को डिससेटिस्फेक्शन है। ऐसा नहीं एक को डिससेटिस्फेक्शन है, दोनों को डिससेटिस्फेक्शन है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, और उनको डिससेटिस्फेक्शन है, लड़की को डिससेटिस्फेक्शन है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं करते, मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खर्चा खुद चला रही हूँ, ये मेरे लिए क्या करते हैं मेरे हस्बैंड। और हस्बैंड को ये है कि ये मेरे लिए क्या कर रही हैं,
ठीक है, अपना सुबह सुबह चली जाती है, मैं अपना खाना अपने हिसाब से अपना खा रहा हूँ एंड ऑल सब, ये मेरे लिए क्या कर रही है? दोनों को डिससेटिस्फेक्शन है एक दूसरे से। तो कहने का मतलब ये है, सिंपली इतना है कि भैया अगर दोनों एक दूसरे को नंबर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो डिससेटिस्फेक्शन रहेगा ही रहेगा। या फिर कई बार आपने ऐसा देखा होगा, सिर्फ लड़के को डिससेटिस्फेक्शन है लड़की से। वो किस केस में देखा जाता है? जब लड़की कोई भी नंबर ना दे रही हो लड़के को, कोई भी लड़के के जो मिसिंग नंबर्स है, मान लो लड़के के नंबर हैं, लड़के के 4 और 7 और 3 मिसिंग नंबर है, और लड़की 4 7 3 लड़की के भी मिसिंग है, मतलब लड़की कोई नंबर नहीं दे रही लड़के को, तो वहाँ पर लड़के को क्या फीलिंग आएगी कि मैं डिससेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि यहाँ से कोई नंबर्स नहीं आ रहे मेरे पास। कहने का मतलब न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स नहीं आ रहे, लेकिन वो फिजिकल सेंस में उन पर्टिकुलर नंबर्स के कनेक्शन में जो लाइंस होंगी ना, वो बोल रहे होंगे। मैं आपको इतना तक बोल सकती हूँ कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है ना, कमियां जो बोल रहा है, वो भी नंबर्स है। अच्छा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये ना सुनती ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं आता है, ये ना मेरी बात समझती ही नहीं है, तो ये 3 नंबर मिसिंग है यहाँ पर। जो ये मेरी बात समझती ही नहीं है, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है, इसका इंटेलेक्ट ही नहीं है। कई बार आप सुनोगे तो 3 नंबर मिसिंग होने की वजह से वो ये बात बोल रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर वो बोले कि नहीं, इसमें ना वो बात नहीं है, वो जो बात होने चाहिए एक लड़की में, एक वैसे वाला अट्रैक्शन नहीं है इसमें। कई बार लड़के ऐसे बोलते हुए दिखाई देते हैं, या लड़कियां भी कई बार बोलते हुए दिखाई देती है कि अब वो अट्रैक्शन फील नहीं होता है। 6 नंबर मिसिंग है, ओके, कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो बता देगा आपको कि मेरे पास ये नंबर नहीं है और मुझे ये नंबर मिल भी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं ना, और मैं फिर बोलूँगी जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ उस वीडियो को, और आप लोग कोशिश करना कि उसको लिंक में लगा दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दो, कि जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो एग्जैक्टली अभी तो हम बात कर रहे हैं ना, मैंने प्रॉपर लिख लिख कर समझाया है कि कैसे देखोगे, किस तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कि किस तरीके से देखोगे कि आप सामने वाले के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो। ओके, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि कब डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है, कब कम होती है, और कब ऐसा होता है कि सिर्फ एक को होती है दूसरे को नहीं होती। सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ओके। तो मैम कुछ डेट्स ऐसी होती है, हमने सुनने में आया है कि कुछ डेट्स ऐसी होती है जिन्हें शादी के लिए अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, डेट्स भी कहते हैं और तिथि भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे अगर मैं न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट में बोलूँ तो मैं कहूँगी कि जो आपके अनलकी डेट्स हैं, माइंड माय वर्ड्स, अनलकी डेट्स, अनकम्पैटिबल नहीं। जो आपको यूट्यूब पर जितनी जितनी सब चीज़ें मिलेंगी वो सब मिलेगा कंपैटिबल डेट्स, जिनको लोग कह रहे हैं लकी डेट्स, और अनकम्पैटिबल डेट्स, जिनको लोग बोल रहे हैं अनलकी डेट्स। जो आपके मूलांक और भाग्यांक के थ्रू बताई जा रही है ना, ये आपकी लकी डेट है, ये आपकी अनलकी डेट है, वो आपकी कंपैटिबल डेट्स हैं। अच्छा, कि वो आपकी कंपैटिबल डेट्स हैं और वो आपकी अनकम्पैटिबल डेट्स हैं। जैसे कि अगर आप मूलांक 1 की हैं तो आपके लिए अनकम्पैटिबल डेट है 8, लेकिन ये हो सकता है, जब मैं आपका प्लैनेटरी चार्ट देखूं तो हो सकता है 8 आपके लिए आपका लकी नंबर हो। अच्छा, जी हाँ। ओके। तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अगर आपका जिस दिन आप पैदा हुई हैं उस दिन शुक्र की नाड़ी में शनि बहुत क्लोज कंजंक्शन बनाकर बैठा है, तो आपके लिए 8 नंबर बहुत 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 अच्छा है। आपके धन के लिए, आपके बढ़ोतरी के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है 8 अंक। अगर जुपिटर के साथ सैटर्न बहुत क्लोज कनेक्शन बनाकर बैठा है तो भी आपके भाग्य उदय करने में 8 अंक का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। ओके, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन 8 नंबर वाले लोग आपके साथ अनकम्पैटिबल हमेशा रहेंगे। आपका सोचने का तरीका और 8 नंबर वालों के सोचने का तरीका उसमें डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल कंपैटिबिलिटी। तो जो भी चीज़ बताई जा रही है ना, केवल आपके मूलांक को देख के, केवल आपके ड्राइवर नंबर को देख के कि आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आपके लिए अनकम्पैटिबल नंबर है 8। इसको अनकम्पैटिबल समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोगों ने इसको अनलकी बोल दिया, जबकि इसका भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। भाग्य कारक अंक आपका 8 है या नहीं है, ये हम डिसाइड करेंगे आप जिस दिन एग्जैक्टली
आप जिस दिन, ज्योति जिस दिन पैदा हुई थी, उस दिन क्या प्लैनेटरी कंजंक्शंस थे, वो चीज़ देखकर हम डिसाइड करेंगे कि 8 आपके लिए भाग्यकारक है या नहीं है। तो मैं वापस आपके क्वेश्चन पर आती हूँ। आपने मुझसे पूछा कि हमें कौन सी डेट्स पर शादी नहीं करनी चाहिए। तो जो आपके लिए अनलकी, सचमुच में अनलकी डेट्स हैं, आपके प्लैनेटरी कंजंक्शंस के अकॉर्डिंग जो सचमुच में आपके लिए अनलकी डेट्स हैं, उनमें आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ओके। ठीक है। और तिथि के अकॉर्डिंग बताऊं तो चतुर्थी को, चतुर्दशी को, द्वादशी को, ये इन दिनों में शादी करना अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो मैम कुछ ऐसे डेट्स भी होती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ डिवोर्स तक की बात आ जाती है, तो क्या न्यूमरोलॉजी उसको भी दिखाती है, उसको भी बताती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके लिए ना डिवोर्स, जब हम इंडिया में बात करते हैं, स्पेसिफिकली हम जब इंडिया में बात करते हैं, तो डिवोर्स एक बड़ी चीज़ मानते हैं। अभी भी हमारा कल्चर में हम डिवोर्स को एक बड़ी चीज़ मानते हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं बाहर की बात करूँ, जितने भी लोग बाहर रहते हैं, उनका माइंडसेट डिफरेंट है, हमारा माइंडसेट डिफरेंट है। उनको लगता है कंपैटिबिलिटी नहीं है तो चलो ठीक है, अभी हम नहीं रहेंगे, डिवोर्स ले लेते हैं ऑल। लेकिन हमारे साथ ना हमारा सोसाइटल प्रेशर बहुत बड़ा होता है। हम कहते हैं चलो कंपैटिबिलिटी नहीं भी है, समझ में नहीं भी आ रहा, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं भी हो रही, तो भी कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट। हम परेशान भी होंगे लेकिन तभी भी साथ में रह लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी डिवोर्स होते हैं। डिवोर्स सिर्फ तब हो पाता है हमारे केस में, आप अनकम्पैटिबल हैं, दिख रहा है आपको, ना स्टेप 1 पूरा हो रहा, ना स्टेप 2 पूरा हो रहा, ना स्टेप 3 पूरा हो रहा, अनकम्पैटिबल है 2 लोग। लेकिन तभी भी आप देखोगे लड़ते झगड़ते अनमने मन से ही जिंदगी काट दी। क्यों? क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस डिवोर्स वाली नहीं थी। डिवोर्स हमारे यहाँ तब होता है जब प्रॉपर प्लैनेटरी पोजीशंस ये दिखा दें कि ना तो कंपैटिबिलिटी है और ना ही यहाँ से सपोर्ट है, मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट ना हो। आपके नंबर्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके प्लैनेट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, कहीं से भी सपोर्ट नहीं दिखाई देता, तो उन केसेस में डिवोर्स हो जाता है। और जनरली मैंने देखा है कि जब लड़कियों के केस में अगर मार्स और केतु बहुत क्लोज कंजंक्शन बनाकर बैठे हों तो डिवोर्स होने की संभावना रहती है, बशर्ते वहाँ पर न्यूमरोलॉजिकली भी कंपैटिबिलिटी ना बन रही हो। ये नहीं कि सिंपली आपने देखा अरे मार्स केतु बैठे हैं मेरे चार्ट में भी, तो नहीं, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि नंबर्स कंपैटिबिलिटी बना रहे हैं। अगर नंबर्स कंपैटिबिलिटी बना रहे हैं तो डोंट लुक एट दैट। नंबर्स भी कंपैटिबिलिटी नहीं बना रहे, वहाँ पर मार्स केतु भी बहुत ज़्यादा क्लोजली कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, तब प्रॉब्लम आती है। या फिर मार्स के ट्राइन में केतु है, डिग्री वाइज बहुत क्लोज है, तब डिवोर्स होने के चांस रहते हैं। वहीं पर लड़कों के केस में वीनस के साथ अगर केतु बहुत क्लोज कंजंक्शन बनाकर बैठा है या फिर ट्राइन में, वीनस के ट्राइन में केतु आ रहा है, तो उस केस में, लड़कों के केस में डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। वही कंडीशन वही रहेगी, वहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, तब यहाँ पर वीनस केतु में देखा जाएगा कि वीनस केतु वहाँ पर कंपैटिबिलिटी भी नहीं बन रही, यहाँ पर डिवोर्स का केस बन रहा है, तो डिवोर्स हो सकता है। अदरवाइज सिंपल प्लेन एस्ट्रोलॉजिकली देख के कि वीनस केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपका न्यूमरोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी ना बन रही हो, हर स्टेप नेगेटिव आ रहा हो और वहां पर वीनस केतु का कंजंक्शन आ जाए, देन इट कम्स टू डिवोर्स। ओके। तो क्या रेमेडीज परफॉर्म करके इन सिचुएशंस को बैलेंस किया जा सकता है? 100%। मैं हमेशा बोलती हूँ, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है ना, एक तो मनी और एक रिलेशनशिप, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ब्यूटीफुली काम करती है न्यूमरोलॉजी। आप अपना नेम नंबर अलाइन कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं और उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए चाहिए। मैंने जैसे बोला ना, हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। बिल्कुल सही। तो अगर आपको अपनी एनर्जी सिंक करनी है पैसे के साथ तो आप पैसे के साथ सिंक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी एनर्जी रिलेशनशिप्स के लिए सिंक करनी है तो आपको उस एनर्जी पर अपना नेम नंबर सेट करना पड़ेगा। आप लोग बोलते हो कि नंबर, मैं बोलती हूँ हम एक नंबर पर कर रहे हैं, एक लेमैन लैंग्वेज पर हम एक नंबर पर नाम सेट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर एनर्जी पर नाम सेट करने की बात करती हूँ कि अगर 1 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, मेरे लिए वो एनर्जीज हैं।
एग्जैक्टली, तो हम जो आपके सूटेबल हो। एग्जैक्टली जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए सूटेबल एनर्जी है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में अनबन चल रही है। सिंपल है, कुछ रेमेडीज होती हैं आपके अकॉर्डिंगली और कुछ आपके नाम में चेंजेस होते हैं, वो करके आप अपना रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हो। लेकिन फिर ध्यान दो, इस बात पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर। हम कहते हैं कि बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि अरे अब तो कि बिल्कुल ऐसा drastically change आ जाएगा। ड्रास्टिकली चेंज है। ना ना, कार्मिक पैटर्न्स हमेशा रहेंगे। अगर आपको वो लाइफ पार्टनर मिला है तो वो कहीं ना कहीं वो रहेगा, वो एक क्लैश रहेगा, लेकिन वो इतना अच्छा हो जाता है जब हम नाम चेंज कर लेते हैं, वो इतना अच्छा हो जाता है कि आपको रियलाइज़ ही नहीं होता और आपको कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि सामने वाला बंदा बदल गया है। बदलता नहीं है, बस आपकी एनर्जीज सिंक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बदलाव इतना ज़्यादा महसूस होता है कि आपको लगता है यार सामने वाला बंदा चेंज हो गया है। एग्जैक्टली और शादी के बाद अगर लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हुई हो तो क्या रेमेडीज परफॉर्म करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, रेमेडीज बिल्कुल परफॉर्म करनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, शादी के बाद चेंज आया है, इसी वजह से तो लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। अब अगर वो चेंज को आपको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना है तो कुछ चेंज तो आपको भी करने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, और थ्रू रेमेडीज आप वो चेंज कर सकते हो। तो मैम लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी, लोगों का बहुत ज़्यादा कॉमन ये एक स्टेटमेंट है कि एवरीथिंग इज़ प्री डिस्टाइंड, या फिर रेमेडीज परफॉर्म करके हम चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए जो लाइन है ना, दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड, ऐसा नहीं है दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड। बहुत कम चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो प्री डेस्टाइंड है, जैसे कि हमारे पार्टनर का मिलना प्री डेस्टाइंड है, हमारे घर में कौन सी सोल आएगी, कौन सा बच्चा आएगा, वो प्री डेस्टाइंड है, हमारे रिलेटिव्स प्री डेस्टाइंड है, ठीक है, जिनको जो बस हैं हमारे साथ, ठीक है, इनको हम लोग कुछ नहीं कर सकते इनका हम। लेकिन हम कितना पैसा कमाएंगे जीवन में, ये प्री डेस्टाइंड नहीं है, ये हमारा कर्म है। जिस तरह की एनर्जी हम यूनिवर्स में देंगे उस उतना ही अमाउंट में, उसी रेशो में हम पैसे की एनर्जी लेकर आएंगे। हमारे रिलेशनशिप ऑल्दो एक खराब इंसान के साथ हो सकता है, लेकिन उस रिलेशनशिप को कैसे चलाना है वो हम रेमेडीज़ के थ्रू कर सकते हैं। हमारी हेल्थ ठीक रहना ये हमारे हाथ में है। तो एवरीथिंग इज़ नॉट प्री डेस्टाइंड। और अगर मैं अपनी ही बात करूं और किसी की बात ना करूं, और मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अगर आप मेरा चार्ट उठाकर देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि इस टाइम पर मुझे काफ़ी बीमार होना चाहिए था। अच्छा, काफ़ी बीमार होना चाहिए था मुझे, मैं नहीं उठ पाती, ठीक है। अगर चार्ट का एनर्जी आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर समय का जो पिछले 7-8 साल से चल रहा है, मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ठीक है। अब आपके सामने बैठी हूँ, क्लासेस ले रही हूँ, पॉडकास्ट कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। या मैं ये नहीं कहती कि ये रेमेडीज़ मैंने ऐसा किया और ऐसा हो गया, नॉल सब रेमेडीज़ नहीं होती हैं कुछ। आपका सिर्फ अलाइनमेंट होता है, चार्ट दिखाता है हॉस्पिटलाइजेशन होना। मैं अभी लास्ट 3 महीने से ना किसी ना किसी वजह से हॉस्पिटल में जा रही हूँ, और कई बार आप इसे रेमेडी कह लो, मैं इसको अलाइनमेंट बोलती हूँ। मैं हमेशा, मेरी सिस्टर इन लॉ है हॉस्पिटल में, मैं हमेशा उससे मिलने जाती हूँ हॉस्पिटल में। कि चल ठीक है, वहाँ जाती हूँ, वहाँ पर खाना खाती हूँ, वहाँ पर पानी पी लेती हूँ। अब कुछ लोग इसको रेमेडी बोलेंगे कि आप रेमेडी कर रहे हो, और मैं बोलती हूँ ठीक है, आप इसको रेमेडी बोलना चाहते हो रेमेडी बोलो, मैं इसको अलाइनमेंट बोलना चाहती हूँ तो मैं इसको अलाइनमेंट बोलूँगी। तो चार्ट में ये नहीं लिखा होता कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पर आप बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटलाइज रहोगे। छठा और 12वां घर एक्टिव है। अब छठा और 12वां घर अगर मेरा एक्टिव है इस पर्टिकुलर समय पर, तो छठा घर बीमारी का भी होता है। छठा घर सर्विस का भी होता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का सबका होता है। तो छठा घर एक्टिव है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है, दूर देश में यात्रा का है, अपना घर छोड़ देने का है, 12वां घर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है, 12वां घर मेडिटेशन का है, 12वां घर ध्यान लगाने का है, 12वां घर मतलब हॉस्पिटल में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये छठे और 12वें घर की एनर्जी को मैं कंज्यूम कर रही हूँ। अगर मैं कुछ सेवा करती हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जो कि किसी को मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं कुछ जगहों पर जाकर सेवा करती हूँ, मैं अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ पर जाकर खाना खा लेती हूँ, वहाँ पर जाकर कुछ लोगों की सेवा कर देती हूँ। तो छठा और 12वां घर मैं अलाइन कर रही हूँ अपनी लाइफ में। अब आप इसे रेमेडी बोलना चाहते हो रेमेडी बोलो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बहुत
कम चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो प्री डेस्टाइंड है, जैसे कि मृत्यु का समय प्री डेस्टाइंड है, इसको नहीं चेंज किया जा सकता। हमारा जीवन साथी मिलना, हमारे घर में बच्चा होना, हमारे घर में कौन सी सोल आएगी, ये सब प्री डेस्टाइंड है। लेकिन अदर एवरीथिंग इज़ अबाउट, अगर आपको समझ में आ जाए कि आपका लाइफ में कौन सी एनर्जी आ रही है इस पर्टिकुलर समय पर, तो आप उस एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो और उसको चैनलाइज कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया और बहुत ही इंटेलेक्चुअल आज का सेशन रहा और बहुत अच्छे से आज आपने समझाया कि मैरिजेस के अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए पॉडकास्ट में, जहां हम बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक को आपके एस्पेक्ट्स पे जानेंगे। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में ही मैम की वीडियोस के लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप उनको वीडियोस को देख के आप अपनी चीज़ों को और इन्हांस कर सकें और जान सकें इन डेप्थ में। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।